बहू का जादुई जामुन का पेड़। एक बार की बात है, सुनील नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुमन और अपनी माँ के साथ एक गांव में रहता था। वो पापड़ बेचने का काम किया करता था और पूरे दिन वो पापड़ बेचता था, मगर उसके पापड़ ज्यादा न बिकने के कारण उनका घर बड़ी मुश्किलों से चल पाता था। रमेश गांव में लोगों को पैसे उधार दिया करता था। सुनील ने भी रमेश से काफी पैसे उधार ले रखे थे। आए दिन वो उसके घर आया करता था और उसको धमकी दिया करता था। रोज की तरह सुनील आज भी खाली हाथ ही घर लौटता है। आज भी कमाई नहीं हुई भाग्यवान, 1 रुपए की भी कमाई नहीं हुई। क्या आज भी कमाई नहीं हुई? अरे घर में अन्न का दाना तक नहीं है, ऊपर से हम पर इतना सारा कर्ज है और ये घर भी तो गिरवी है रमेश के पास। आज वो अपने आदमियों को लेकर आया था, बोल कर गया है कि अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो ये घर खाली कर देना। ये सब इस कलमुही की वजह से हुआ है। अरे जब से ये हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में बुरा ही बुरा हो रहा है। माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? इसमें सुमन की क्या गलती है? भाग्यवान, तुम माँ की बातों का बुरा मत माना करो, वो गुस्से में कुछ भी बोल देती है। आज आखिरी बार इस बिस्तर पर रात गुजार लेते हैं, क्या पता कल रास्ते पर ही हमें सोना पड़े। हमें सच में ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा क्या? तुम कहीं से पैसों का इंतजाम क्यों नहीं कर सकते? घर में 1 फूटी कौड़ी तक नहीं है, भला इतने पैसे कहाँ से आएंगे? काश हमारे पास रुपयों का एक पेड़ होता। हमें कभी भी पैसों की जरूरत पड़ती ना तो हम उससे जितना चाहे उतना मांग लेते। अरे सुमन, ऐसा तो बस सपनों में होता है। अगर ऐसा होता तो हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं होती। जब भी मन करता तो बस पेड़ से पैसे तोड़ लेते। हे भगवान, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे नहीं नहीं सुमन, ऐसा मत बोलो। भगवान को इसके लिए क्यों दोष दे रही हो? ये तो बस भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तुम्हें याद है हमारी शादी के वक्त पंडित ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमारा कुछ समय के लिए बुरा समय चलेगा और उस समय हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। लगता है पंडित जी इसी बुरे समय के बारे में बोल रहे थे। हाँ, मुझे अच्छे से याद है। तुम हिम्मत मत हारो, हमें हिम्मत से इस बुरे समय को साथ मिलकर गुजारना है। तुम देखना ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। चलो अब तुम सो जाओ, रात बहुत ज्यादा हो गई है। सुमन सो रही थी, तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वही पंडित उसे बोलते हैं, ये है एक जादुई जामुन का पौधा। ये कोई आम पौधा नहीं है। अगर तुम इस पौधे पर पानी डालोगे तो ये पौधा पेड़ बन जाएगा और इसकी हर एक डाली पर पैसे लगे होंगे। मगर ध्यान रहे, अगर ये पौधा कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ से निकाल कर कहीं और ले जाएगा तो इस पौधे पर अगर वो पानी डालेगा तो वो व्यक्ति जीवन भर के लिए नहीं चल पाएगा। अगले दिन जब सुमन उठती है तो वो अपने आंगन में जाती है और देखती है वही जामुन का पौधा जो उसने सपने में देखा था उसके आंगन में लगा हुआ था। अरे अरे ये तो वही जामुन का पेड़ है जो उन पंडित ने मुझे मेरे सपने में आकर बताया था और उन्होंने कहा था कि ये हमारे घर के आंगन में लगाया है उन्होंने। हो, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। सुनो जी, अजी सुनो, जल्दी से यहाँ आओ। अरे क्या हो गया भाग्यवान, क्यों आवाज लगा रही हो? अरे देखो ये पेड़ ना, ये जादुई जामुन का पेड़ है। ये कोई आम जामुन का पेड़ नहीं है। इस पेड़ से पैसों की बारिश होती है। मैंने रात में सपना देखा था, सपने में वही पंडित जी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने ये जादुई जामुन का पेड़ हमारे आंगन में लगाया और कहा कि इस पेड़ से पैसों की बारिश होगी।
अरे सुमन, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। ये बस सपनों में ही होता है, हकीकत में नहीं। अरे, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा ना? रुको, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सुमन घर से पानी लेकर आती है और उसे उस पौधे पर डालती है। पौधे पर पानी गिरते ही वो पौधा एक बड़े जामुन के पेड़ में बदल जाता है और उस पेड़ की हर डालियों पर जामुन की तरह पैसे लगे होते हैं और वो पैसे एक एक करके गिरने लगते हैं। ये देखकर सुनील और सुमन बहुत खुश हो जाते हैं। अरे सुमन, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये तो सच में पैसों की बरसात हो रही है। ऊपर वाले तेरी जय हो। सुनील और सुमन उन पैसों को इकट्ठा कर लेते हैं और जादुई जामुन का पेड़ फिर से एक पौधे में बदल जाता है। कुछ देर के बाद रमेश अपने आदमियों के साथ सुनील के घर आता है। सुनील, अरे ओ सुनील, अरे जल्दी घर से बाहर निकल। मुझे मेरे उधार का पैसा वापस कर, नहीं तो ये घर अभी खाली कर। तभी सुनील घर से बाहर आता है और रमेश के सारे पैसे उसे दे देता है। ये लो, अपने पैसे ले लो। जितने पैसे तुमने दिए थे उतने ही हैं, पूरे के पूरे। और अब हमें आगे से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। रमेश फिर उन पैसों को लेकर वहां से चला जाता है। फिर धीरे धीरे सुनील के जीवन में काफी सुधार आने लगा था। उसने अपना कच्चा मकान पक्का बना लिया था। सुमन और अपनी माँ के लिए उसने गहने और साड़ियां भी ले ली और एक बड़ी गाड़ी भी ले ली। फिर वो जादुई जामुन के पेड़ पर पानी देता रहा और उस जादुई जामुन के पेड़ ने उन्हें काफी धन दौलत दी। सुनील की चर्चा अब दूर दूर गांव में होने लगी थी। सुनील के घर रोज सुबह लोगों की लाइन लग जाती थी। वो पैसों और कपड़ों को भी लोगों में दान करता था। ये सब देखकर रमेश को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि रमेश गांव का सबसे अमीर आदमी था। जब वो सुनील की अपने से ज्यादा चर्चा सुनने लगा तो वो उससे चिढ़ने लगता है। अरे, अब कोई भी गांव में मेरे बारे में बात नहीं कर रहा है। सुनील की वजह से गांव में मेरा नाम तो बहुत खराब हो गया है। अब कोई भी मुझसे उधार मांगने आता ही नहीं। कुछ दिन पहले तो मेरे आगे पैसों के लिए गिड़गिड़ाता था, आज वो लोगों में इतना दान कर रहा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। रमेश अब सुनील पर नजर रखने लगता है। एक दिन वो उन्हें जादुई जामुन के पेड़ में पानी डालते हुए देख लेता है और जब वो पेड़ से पैसे गिरते हुए देखता है तो वो चौंक जाता है। अच्छा, तो अब समझ आया, ये सुनील इस जादुई पेड़ की वजह से अमीर हुआ है। अगर ये पौधा मैं अपने साथ ले जाऊं तो मैं इस गांव में फिर से सबसे अमीर बन जाऊंगा। अरे अरे अरे, इस गांव में नहीं बल्कि मैं तो पूरे संसार में सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रात को जब सब सो जाते हैं, रमेश चुपके से उनके घर जाकर वो जादुई जामुन का पेड़ चुरा लेता है और उसे अपने घर ले आता है। घर आते ही वो पौधा अपने आंगन में लगा देता है। जैसे ही वो उस पौधे पर पानी डालता है तभी उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। पैरों में दर्द होने की वजह से वो चिल्लाने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे मेरे पैर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? अरे मैं चल क्यों नहीं पा रहा? अरे कोई है? अरे मुझे कोई बचाओ। कुछ देर बाद सुनील और सुमन दोनों वहां आ जाते हैं। देखो देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि रमेश ने ही हमारा जामुन का पौधा चुराया होगा। हाँ भाग्यवान, तुमने ठीक कहा था। इस रमेश ने ही हमारा जामुन का पेड़ चुराया। अब देखो कैसे लाचार जमीन पर पड़ा है। अब जिंदगी भर ये ऐसे ही अपने लालच के कारण बिस्तर पर पड़ा रहेगा। इस तरह रमेश अपने लालच की वजह से जिंदगी भर नहीं चल पाता
और दूसरी तरफ सुनील और सुमन अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगे थे। रोहिणी और उसकी माँ गीता किशनपुरा गांव में रहते थे। रोहिणी के पिता की एक बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी। अब उनके घर की पूरी जिम्मेदारी गीता के कंधों पर आ गई थी। गीता अपने खेतों में ही कुछ सब्जियां उगाती थी और उन्हें गली गली जाकर बेचा करती थी और उसी से वो अपनी बेटी की कॉलेज की पढ़ाई करवा देती है। माँ, अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब मैं भी आपके साथ सब्जियों के काम में मदद किया करूंगी और बाकी के समय बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करूंगी। अब आपको ना अकेले काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, जब तक तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता देखकर शादी ना कर दूं, तब तक मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। अब तो बस कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए मेरी बेटी के लिए। माँ, चलो हमें सब्जियां तोड़नी है, नहीं तो ना आप यहीं बैठे बैठे मेरी शादी भी कर दोगे। अरे, लड़का मिल जाएगा तो अभी कर दूंगी। फिर दोनों मिलकर खेतों से सब्जियां तोड़ती हैं और गीता उनको ठेली में रखकर बेचने चली जाती है। ऐसे ही वो थोड़े थोड़े पैसे रोहिणी की शादी के लिए जमा करती रहती थी और बाकी पैसों से घर का खर्च चलता था। एक दिन हर रोज की तरह गीता गांव की गलियों में सब्जियां बेच रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। तभी वहां एक औरत आती है। 1 किलो मटर और 1 किलो आलू कर दो, और हाँ, 1 किलो टमाटर भी कर दो बहन। जी, अभी कर देती हूँ। गीता औरत को सब्जियां देती है और वो औरत गीता को पैसे देकर चली जाती है। ताजी ताजी हरी सब्जियां ले लो। आगे एक और औरत उसे मिलती है। अरे गीता बहन, आप कैसी हो? मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। मेरी बहन का बेटा है, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है और वो एक अच्छी सी लड़की की तलाश में है। मुझे तो आपकी बेटी रोहिणी बहुत पसंद है। अगर आप बोलो तो मैं आगे बात करूं। बहन जी, आप सबका परिवार तो बहुत बड़ा है। मैं भला इतने बड़े घर में अपनी बेटी को कैसे दे सकती हूँ? मेरी इतनी औकात कहाँ कि उनकी मांगे मैं पूरी कर पाऊंगी। अरे, उनको कुछ नहीं चाहिए, तू बस एक बार हाँ कर दे। लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेंगे। अगर ये दोनों मानते हैं तो सब हो जाएगा। ठीक है बहन जी, वो रोहिणी को देख ले एक बार, फिर देखते हैं। गीता घर जाकर सारी बात अपनी बेटी रोहिणी को बताती है। माँ, वो तो शहर में रहते हैं, भला वो मुझे गांव की लड़की को क्यों पसंद करेंगे? मुझे नहीं जाना कहीं भी। अरे, मेरी बेटी कोई शहर की लड़कियों से कम है क्या? वैसे भी तुम्हें भी तो लड़का पसंद आना चाहिए। क्या पता गांव की लड़की को शहर का लड़का पसंद ना आए। अच्छा बेटा, वो 2 दिन के बाद आ रहे हैं तो तू तैयार रहना। 2 दिन के बाद लड़के वाले रोहिणी के घर पे आते हैं। लड़के वालों की तरफ से लड़का और लड़के की माँ और उसकी भाभी और उसका भाई साथ आए हुए थे। सभी लोग घर में बैठते हैं और रोहिणी भी सबसे मिलती है। मुझे तो रोहिणी भाभी बहुत पसंद है। लड़के को भी रोहिणी बहुत पसंद आती है। हम सबको तो रोहिणी बहुत पसंद है। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझो। बहन जी, मेरी बेटी के लिए आपके जैसे इतने बड़े परिवार का रिश्ता आया, मैं तो इतना कभी सोच भी नहीं सकती थी। अगर इसके पिताजी आज जिंदा होते तो वो खुशी खुशी सब कुछ करते, लेकिन मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना ही कर सकती हूँ।
माँ जी, हमें रोहिणी के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। आप अपनी बेटी हमें दोगे, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। रोहिणी लड़की की बात सुनकर बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। सब तैयारियां तो लगभग हो गई। अब रोहिणी के लिए लहंगा लाना है और इन पैसों से उसके लिए एक अच्छा सा ब्राइडल लहंगा आ जाए बस। अगले दिन रोहिणी और गीता ब्राइडल लहंगा देखने के लिए बाजार जाते हैं और वहां रोहिणी को एक बहुत ही सुंदर लहंगा पसंद आ जाता है। माँ देखो, ये कितना सुंदर लहंगा है ना। जब मैं इसे पहनूंगी तो सब लोग मुझे देखते ही रह जाएंगे। लेकिन जैसे ही रोहिणी उसकी कीमत सुनती है तो वो उदास हो जाती है, क्योंकि वो लहंगा बहुत ज्यादा ही महंगा था। भैया जी, आप ऐसा करो ना, हमें कोई और सस्ता लहंगा दिखा दो। दुकान वाले भैया रोहिणी को सबसे सस्ते ब्राइडल लहंगे दिखाने शुरू करते हैं और रोहिणी अपने लिए कोई और लहंगा पसंद करती है और उसे लेकर वो अपने घर के लिए निकलती है। तभी रास्ते में, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरी शादी के मौके पर तुझे तेरी पसंद का लहंगा नहीं दिलवा पाई। अरे माँ, जो लहंगा हम लेकर आए हैं ना, ये भी बहुत अच्छा है। देखना, ये लहंगा मुझ पर कितना सुंदर लगेगा। शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं। शादी के एक दिन पहले, माँ मेरा ब्राइडल लहंगा नहीं मिल रहा, मैंने तो इसी अलमारी में रखा हुआ था। अरे बेटा, यही होगा, इधर उधर हो गया होगा, जरा ध्यान से देख, मिल जाएगा। गीता और रोहिणी सब जगह देख लेते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी वो लहंगा नहीं मिलता। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और ये बात गांव में सबको पता चल जाती है। उसी दिन शाम को लड़की की मौसी वहां आती है। रोहिणी बेटा, ये तेरे ससुराल वालों ने ना तेरे लिए ब्राइडल लहंगा भिजवाया है। रोहिणी जैसे ही उस लहंगे को देखती है तो वो वही लहंगा था जो उस दिन रोहिणी को बहुत पसंद आया था, लेकिन वो उसे नहीं ले पाती क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। माँ देखो ना, ये वही लहंगा है जो उस दिन मुझे पसंद आया था। रोहिणी बहुत खुश थी। शादी वाले दिन रोहिणी उस ब्राइडल लहंगे को पहनकर परी लग रही थी। सब लोगों की आंखें रोहिणी के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। रोहिणी उस लहंगे को पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी।